ओके बेटे जी, ये दो क्वेश्चंस आपको टेस्ट में मिले थे कल। एक MG Enterprise, following information is available in respect of non-current assets of MJ Enterprise. Okay. Although non-current assets fixed assets के अलावा भी और assets होते हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जब इसकी रिक्वायरमेंट से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा यही होगा कि फिक्स्ड एसेट की बात कर रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका IAS 16 का क्वेश्चन बनता है। ऑलराइट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट इज गिवन। उसने आपको क्या कहा, लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। अब आप टू द पॉइंट काम शुरू कर सकते हैं, लेजर अकाउंट साथ ही शुरू करते हैं, क्योंकि आपको नोयत समझ आ गई कि इस क्वेश्चन की क्या होगी। मुनासिब जगह छोड़ के या दो अलग अलग पेजेस पे आप ये अकाउंट बना दें, एक नॉन करंट एसेट, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सोचने वाला शख्स पीछे रह जाता है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसने कहा कि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट का ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 15 को ब्रॉट फॉरवर्ड हो रहा है 1 लाख रुपए से, और यहाँ पर 1 जनवरी 15 को बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हो रहा है क्रेडिट साइड पर 33,000 से। अब इसके आधा आधा नंबर तो मिल गया ना पूरी तौर पे। ठीक है, तो जो सोचता रहेगा वो एक नंबर गंवा रहा है, वक्त जाया कर रहा है। समझ गया टेक्निक। एसेट कॉस्टिंग 20,000 वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई। अब ये भी उसने बात कर दी कि 1 जुलाई, अच्छा ये पुरानी बात, एक 1 जुलाई 2014। ठीक है, कहना वो चाह रहा है कि हमने कोई एसेट बेचा होगा। एसेट कॉस्टिंग 20,000 एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई, द रिमेनिंग नॉन करंट एसेट्स वर एक्वायर्ड व्हेन MJE स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 11। अब यहाँ पर याददाश्त के तौर पर आप ये देख लीजिए, आप एक मेमोरेंडम यहाँ पर बना सकते हैं अपने जहन में कि आपके पास जो 1 लाख रुपए के एसेट हैं उसमें एक एसेट 20,000 रुपए का जो है वो आपने 1 जुलाई 14 को बाय किया हुआ है। ठीक है, और बाकी के 80,000 के एसेट्स वो आपने 1 जनवरी 11 को बाय किए थे जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था। ये कॉन्सेप्ट में आ गया कि वो कितने कितने पुराने हैं। आज 1 जनवरी 2015 से लेके 31 दिसंबर 2015 की हमने अकाउंटिंग करनी है। Agreed? There was no disposal of non-current asset up to the 1 January 15, यानी कि पिछले सालों में कोई डिस्पोजल नहीं हुई। जो भी होगी इसी साल में, पिछले सालों में वो एसेट्स, ये 20 और 80 के एसेट जेर इस्तेमाल ही रहे। ठीक है, और डेप्रिसिएट होते रहे बिल तरतीब। MUE provides for depreciation on the cost of asset at the rate 10% per annum using the straight line basis. Depreciation is calculated on month basis. ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। उसके बाद assets acquired on 1 January 11 whose net book value on 30th June 15 was 2,750 were sold for 1,500। अब वो कह रहा है कुछ एसेट जो कि आपने 1 जनवरी 11 को बाय किए थे, जिनकी नेट बुक वैल्यू आज 2,750 है, वो 1,500 के बिके। अब ये डिस्पोजल है, जेन में रख लो, बाकी का सवाल पढ़ लो और इसके साथ अभी हम वर्किंग करेंगे। फिर कहता हूँ 1 जुलाई 15 की 30 जून 15 और उसके बाद अगली तारीख 1 जुलाई 15 को an asset which was acquired at a cost of 2,000 when MJE commenced business was exchanged with a new asset. The balance of the purchase price was settled with a check of 800. The list price of the new asset was
1200, ये आपने एक पुराना एसेट देकर नया एसेट एक्सचेंज किया, तो ये एक्सचेंज ऑफ एसेट यहाँ पर आएगा। इसमें डिस्पोजल भी है और परचेज भी है, इसको भी अभी हम देख लेते हैं। ठीक है। On 1st October 15, MJE transferred to its factory an asset which had been included in its trade inventory and which bore a price label 15,400 in the showroom. MJE makes a gross profit of 40%. उसने अपनी फैक्ट्री में एक एसेट इन्वेंट्री से निकालकर ट्रांसफर किया, ठीक है, जो कि प्राइस 15,400 है। अब जब वो ट्रांसफर कर रहा है तो कॉस्ट पे करेगा इन्वेंट्री से। कॉस्ट कितनी है, आपने वो मार्कअप वाली वर्किंग करनी है इस पे, बस इतनी सी बात। अब मैं बिल तरतीब डेट्स इसमें देखता हूं। जो मेरी वर्किंग है, सबसे पहले मुझे करनी है, मुझे सबसे पहले वर्कआउट करना है जो एसेट मैंने बेचा। अब आज मेरे पास, आज मतलब 30 जून को जो एसेट मेरे पास 30 जून 15 को नेट बुक वैल्यू रखता है 2750 की, उसकी कॉस्ट क्या होगी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी, मसला ये है। क्योंकि मैंने उसको डिस्पोजल अकाउंट नीचे शो करता हूं, यहां पर मैं डिस्पोजल अकाउंट बना। ओके, यहां पर हम वर्किंग करते हैं। वर्किंग 1, अब 30 जून 15 को एक एसेट की नेट बुक वैल्यू है 2750 और ये एसेट हर साल डेप्रिसिएट हुआ 10%। कब खरीदा था? 1 जनवरी 11 को उसकी कॉस्ट कितनी है मालूम करना है। 10% पे डेप्रिसिएट हुआ, कितने साल गुजर गए इसको इन बिटवीन? 2011 1 साल, 12 2 साल, 13 14 पूरा और 15 के 6 मंथ्स। जी बेटे, तो कितने साल बनेंगे इसके? 1 2 3 4 और अशारिया 5, ओके, 4.5 ईयर्स। ठीक है। अब इसकी डेप्रिसिएशन एनुअल कितनी है? डेप्रिसिएशन एनुअल चार्ज 10% होता है। ठीक है। इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई, इसका मतलब है कि वो 45% डेप्रिसिएट हो चुका है। हर साल अगर वो 10% डेप्रिसिएट होता है तो कितना डेप्रिसिएट हो चुका है? 45%। ठीक है, into 4.5 years equals to 45% accumulated depreciation। इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन 10% है, तो accumulated ये कितना डेप्रिसिएट हो चुका है? 45%। ये बात भी क्लियर हो गई। इसका मतलब है कि जो नेट बुक वैल्यू है आज वो बराबर है 55% के, जिसकी अमाउंट है 2750। अब वो बचपन वाली बात याद करो जो मैंने आपको सिखाई हुई है कि जो इंफॉर्मेशन दी हो उसको उसकी अपनी परसेंटेज से डिवाइड करना है। कॉस्ट मालूम करने के लिए 2750 को उसकी अपनी परसेंटेज से आपने
डिवाइड करना है। 1 मिनट के लिए दोबारा जरा देख लो। Whose net book value on 30 जून was 2750, इसका मतलब 6 महीने भी डेप्रिसिएट हो चुके हैं, ठीक है। तो उसकी 100 से आपने ये नेट बुक वैल्यू, जी बेटा आप यही कहना चाह रही थी? यस सर। अच्छा, ये आप इसकी कॉस्ट क्या आती है बेटा जी? 5000 इसकी कॉस्ट आती है आपके पास। और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बनती है बेटे? इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनेगी 2250। ठीक बात? ये कैसे 2250 बनी? 5000 में से आपने 2750 को माइनस किया तो आपके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। अब इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में फॉर द ईयर 6 महीने की डेप्रिसिएशन मौजूद है, तो उसका आप 6 मंथ्स जो आपकी 1 जनवरी 15 से लेकर 30 जून 15 की इस साल की डेप्रिसिएशन है, उसके कैलकुलेट करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। सादा तरीका ये है कि आप इसको 10% 6/12 कर लें। एक और लॉजिकल क्या तरीकेकार हो सकता है कि ये जो आपकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आई है 2250, ये कितने सालों की है? 4.5 ईयर की, तो इसमें 0.5 देख लो क्या है, 250 ही आएगा। अपने आप को लॉजिकल कैलकुलेशंस में माहिर करें, ठीक है। ये सब लॉजिकल कैलकुलेशन है, इसके पीछे और कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है। अच्छा, अब हुआ ये कि आपने 30 जून 15 को इस एसेट को पहले डेप्रिसिएट किया 250, उसके बाद आपने 30 जून 15 को इसे डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर किया, जो कि 2250 बनती है। और ये डिस्पोजल अकाउंट में 30 जून 15 को आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आ रही है 2250। और एसेट में से, एक मिनट ठहरिएगा बेटे, 30 जून 15 को डिस्पोजल में से एसेट अपनी कॉस्ट पर निकल के डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट होगा 30 जून 15 को नॉन करंट एसेट के अकाउंट से। ये ना सोचिएगा बेटा सर, ये 30 जून को तो हमने डिस्पोज कर दिया ना एसेट, तो मजीद 6 मंथ के लिए डिप्रिसिएशन क्यों चाहते हैं? आपने 6 महीने से एसेट को इस्तेमाल किया या नहीं? या कम जनवरी से ऑनवर्ड्स? तो सर 4.5 इयर्स के लिए कैलकुलेट कर, वो इसके अंदर आपके 4 साल की मौजूद है। हमने वो कैलकुलेट की थी, अकाउंटिंग नहीं की थी। कैलकुलेशन में और अकाउंटिंग में फर्क है ना। 1 जनवरी तक की अकाउंटिंग हुई है 33,000 की, आगे 6 महीने की अकाउंटिंग नहीं हुई। अब वो 6 महीने की इस साल की और पिछले 4 सालों की, ये पिछले 4 सालों की इसमें मौजूद है। अब देखें, उस एसेट की जिंदगी शुरू हुई है 1 जनवरी 11 से। अब 1 जनवरी 11 से ऑनवर्ड्स 1, 2, 3, 4 साल ये ऊपर मौजूद है, और ये अगले 6 महीने। तो आपने उसको ये 6 महीने अभी अकाउंट फॉर नहीं किए हुए, आपने वर्कआउट किए थे सिर्फ, और ये 4 महीने जो हैं, 4 महीने की उसकी डेप्रिसिएशन बनती है 2000 और ये बनती है 250। वो 2000 जो है वो इसमें मौजूद हैं, ये 250 की आपने ये अकाउंटिंग की। अब 2250 को आपने यहां से बाहर निकालना, वो आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से बाहर निकाल के डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर किया। और ये 5000 की कॉस्ट का एसेट आपने यहां से निकाल के डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर किया। ये अकाउंटिंग है,
ये जो एरो मैंने लगाए ये अकाउंटिंग है, और यहां पर जो मैंने वर्कआउट किया वर्किंग वो मैथमेटिक्स है। इतनी सी बात, आपने उसका मैथमेटिक्स पहले किया, बाद में उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। आप बताइए, पूछने की बात क्लियर? अच्छा, अब ये एसेट बेचा कितने का? आप 1500 का। आपको कैश रिसीव हुआ 30 जून 15 को इस एसेट के अगेंस्ट 1500, और अब इसमें 3750 बन जाता है क्रेडिट पर। तो आपको 30 जून 15 को ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में इसका लॉस ट्रांसफर करना है, वो बनता है 1250। बताइए क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? 1250 इसका जो है लॉस ट्रांसफर हो गया। अब आगे चलते हैं, ये हमने नंबर 4 पॉइंट भी कर लिया, और इससे पिछले सारे पॉइंट्स हम साथ साथ अपने अकाउंट्स में शो करते चले जा रहे हैं। अब नंबर 5 पे आ जाइए। 1 जुलाई को एक एसेट विच वाज एक्वायर्ड ऑन कॉस्ट फॉर 2000 व्हेन MJE commenced business was exchanged for a new asset. The balance of the purchase price was settled with a check of 800. The list price of the new asset is 1200. अब वो कह रहा है 1 जुलाई को आपने एक और काम किया, जुलाई 2015 को जो एसेट आपकी कॉस्ट रखता था 2000 रुपए की, 1 जुलाई 2015 को उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी? आप सिंपली 2000 का 45% ले लें, क्योंकि वो 45 मैं कैलकुलेट कर चुका हूं ऊपर। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं दोबारा बोल दूंगा, क्योंकि उसको 4.5 ईयर्स ही हुए हैं ना। ठीक है, इसका क्या बनता है जी? 900 ये आप इसमें से लेस कीजिए तो आप पहुंच जाते हैं 1 जुलाई 2015 की नेट बुक वैल्यू पर। अब अगेन आप इसमें वो काम कीजिए कि ये है 4.5 साल की डेप्रिसिएशन, 4 years प्लस 0.5 ईयर। 4 ईयर कब से हैं? 1 जनवरी 11 से लेकर आपकी 1 जनवरी 11 से लेकर 31 दिसंबर 14 तक, ये आपके बनते हैं 4 साल। और उसके बाद 1 जनवरी 15 से लेकर 30 जून या 1 जुलाई, उसने लिखा 1 जुलाई, आप लिख लें 1 जुलाई 15 तक बनता है हाफ ईयर। ठीक बात। अब जो तो बात है इन 4 सालों की, वो तो हमें मालूम है कि वो अकाउंट फॉर हो चुकी है। वो 4 साल की अमाउंट क्या बनती है बेटे? वो बनती है, जुबानी भी देख लो, 800। कैसे? क्योंकि ये 10% के हिसाब से 200 रुपये का डेप्रिसिएट हो रहा है हर साल, और आधे साल की डेप्रिसिएशन बनती है 100। अब अगेन इधर आप उस एसेट की डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख लीजिए, ये मैं हेड्स रब कर रहा हूँ बेटा। दूसरा एसेट, ये एसेट 1 आप कह लें इसे, और 30 जून या इधर आप बेशक 1 जुलाई लिख लें, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं होगा। 1 जुलाई 15 ये डेप्रिसिएशन जो एसेट 2 आपने
एक्सचेंज किया उसकी 100 की डेप्रिसिएशन इस साल की आपने अकाउंट फॉर करनी, और वो एसेट यहाँ से डिस्पोज ऑफ हो रहा है 1 जुलाई को। एसेट नंबर 2 डिस्पोजल में जा रहा है, डिस्पोजल में उसकी कॉस्ट ही जाया करती है, और ये आप डिस्पोजल का दूसरा अकाउंट ना बनाएं, इधर ही इसके अंदर ही ऐड, क्योंकि पिछला फर्क हो गया हुआ ना, इसी में इसको आप कर लें। नॉन करंट एसेट नंबर 1 है, इसको नंबर 2 कर लें 2000 का, और 1 जुलाई 15 को आप इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब देखिएगा 800 ओपनिंग बैलेंस में और 100 हमने वो भी अकाउंट फॉर कर लिया, तो टोटल इधर से निकलेगी 900। आप 1 जुलाई 15 को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं 900। ठीक बात बेटे जी। ये दूसरे एसेट की आपकी यहाँ पर आप इसको नंबर 1 लिख दीजिए, ठीक है, और इसको नंबर 2 लिख दीजिए। सर्कल कर रहा हूँ ताकि अगली फिगर के साथ ना वो समझा जाए। ओके, मैं चेंज कर देता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। One, 2. Agreed? Alright. अब आप देखिए इसका क्या गेन और लॉस आता है। ये 2000 और इधर 150 का गेन आ रहा है। Am I right or wrong? देखिएगा इसका गेन यही आ रहा है। इतना सा तो फौरी तौर पे कर दो यार। देखो ना बेटे, जुबानी बात है। 1250, सॉरी वो ऊपर है। आई एम सॉरी मुझे वो अभी एक वर्किंग करना है। अभी तक इससे मुतल्लक ये 2 वर्किंग हुई, देखो ना, मैं भी मिक्स करके आपको। अच्छा, अभी ये 2 वर्किंग हुई है एसेट 2 की। अब मुझे दूसरी बात करनी है। अब मैंने एसेट एक्सचेंज किया है, मुझे जगह चाहिए नीचे। एसेट एक्सचेंज किया है मैंने। अब वो जो एसेट एक्सचेंज किया है उसके बारे में उसने क्या कहा है कि न्यू एसेट जो लिया मैंने, वो डेबिट होगा एनसीए में। उसकी प्राइस क्या है? न्यू एसेट की प्राइस है 1200। अब अगेन इसको जरा लॉजिकली देखिएगा। आप 1200 रुपए का नया मोबाइल खरीद रहे हैं और वो आपको क्या कह रहा है कि आप 800 रुपया दे दें। वो कह रहा है कि जी आप इस 1200 के बदले में 800 रुपए का चेक दे दें। तो आपको जो बचत हो रही है वो क्यों हो रही है? पुराना मोबाइल देने की सूरत में। तो ये जो पुराना मोबाइल है उसको मैंने ये लफ्ज पहले भी बताया हुआ है, ट्रेड इन अलाउंस कहते हैं। आप ट्रेड इन अलाउंस को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें या डायरेक्टली इधर डिस्पोजल अकाउंट लिख दें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर है आप ट्रेड इन अलाउंस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर लें इसमें। ट्रेड इन अलाउंस को डेबिट करके एसेट डिस्पोजल में इसको ट्रांसफर करें। आपने नया एसेट खरीदा 400 रुपए, 800 रुपए में। आप नया एसेट जो ले रहे हैं 1 जुलाई 15 को आप बाकायदा लेजर अकाउंट में, क्योंकि उसने लेजर अकाउंट पूछे हैं, तो आप लिखें कि पेमेंट हो रही है
800 और ट्रेड इन अलाउंस मिल रहा है 400 का। यूं ये आपका कंप्लीट 1200 रुपये का एसेट डेबिट हो रहा है नॉन करंट एसेट्स के अंदर। और ये वाला एसेट के अगेंस्ट यकम जुलाई 15 को ट्रेड इन अलाउंस आपके डिस्पोजल अकाउंट में आ रहा है 400 रुपये का फायदा हो रहा है। ये इससे मुताबिक दूसरी बात आ गई। अब 9 और 4 1300, उधर 2000, तो आपको लॉस हो गया 1 जुलाई 15 को एसेट नंबर 2 के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जा रहा है, ये लॉस 700 का। गॉट द पॉइंट? ये येलो जो है ये एसेट नंबर 2 के बारे में गुफ्तगू है। अब एक बात, चूंकि स्टूडेंट अमूमन भूल जाया करते हैं, इसलिए मैं उसको फौरी तौर पे कॉन्फर्म करता हूँ। 31 दिसंबर 15 को अब इस नए वाले एसेट की डेप्रीसिएशन चार्ज कर लें, क्योंकि ये नया वाला एसेट आपका, ये न्यू एसेट आपका 6 महीने इस्तेमाल हुआ, तो मत भूलिए कि उसकी डेप्रीसिएशन करनी है आपको। तो ये जो न्यू एसेट आपके पास है, अलाउंस आपको मिला 400 का, डिस्पोजल में ट्रांसफर किया और डेप्रीसिएशन ऑफ द न्यू एसेट फॉर 6 मंथ्स आपके पास 1200 का वो नया एसेट into 10% into 6/12 gives you 60। तो ये बेटे यहाँ पर इसकी गुफ्तगू हुई कंप्लीट। उसने हमसे लेजर अकाउंट रिक्वायर किए थे, लिहाजा मैं अब इसको लेजर अकाउंट में पोस्ट कर देता हूँ। ओके, मेरे पास डेप्रीसिएशन 60 आई, इसकी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस में डेबिट, एक्यूमुलेटेड में क्रेडिट। नए वाला एसेट भी डेप्रीसिएट हो गया जी। ओके, अब अगली बात की तरफ आइए। नंबर 5 से मुतल्लिक में सारे काम कर दिए, डिस्पोजल भी होगी, खरीद भी लिया, उसको डेप्रीसिएट भी कर दिया। अब क्या रहा है कि 1 अक्टूबर को आपने फैक्ट्री से एक एसेट ट्रांसफर किया। 1 अक्टूबर को ये वर्किंग 3 करने जा रहा हूं मैं। कॉस्ट ऑफ NCA ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्वेंटरी से किया, जिसकी आपकी सेलिंग प्राइस थी 15,400। सेलिंग प्राइस 15,400 थी और आप सेलिंग प्राइस बनाते हैं 40% ऑफ कॉस्ट पे। मार्कअप यानी कि 40% है। अब आपको मैंने बताया मार्कअप का मतलब क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट उसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये सेलिंग प्राइस जो है वो 140% है। तो कॉस्ट बेटे जान क्या होगी इसकी, 15400 को उसकी अपनी परसेंटेज से डिवाइड करें और उसकी कॉस्ट 100% है, मल्टीप्लाई करें, क्या आता है बेटे। इसको डायरेक्टली 1.4 से भी डिवाइड कर सकते हैं आप। ये क्या आता है बेटे, ये 11,000 इसकी कॉस्ट है। अब इसको कॉस्ट पे आपने खरीदा, तो आप क्या अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं, एक और न्यू एसेट NCA में डेबिट और आपकी इन्वेंटरी क्रेडिट, ये आपने इन्वेंटरी से निकाला
क्योंकि इन्वेंट्री में तो कॉस्ट परचेज पड़ी होगी। उसने घुमा दिया आपको, कॉस्ट डायरेक्टली नहीं दी, आपसे मैथमेटिक्स करवा लिया। अकाउंटिंग तो बड़ी सीधी सीधी है, नया एसेट खरीदा इन्वेंट्री में से, इन्वेंट्री क्रेडिट, नया एसेट डेबिट। तो अब आप इस न्यू एसेट को यहाँ पर आपने खरीदा 1 अक्टूबर 15 को, इन्वेंटरी से एसेट 11,000 रुपए का निकला, एसेट को डेबिट। अब साथ ही इसकी 3 महीनों की डेप्रिसिएशन भी कर लो चार्ज। 31 दिसंबर 15 को ये एसेट, ये न्यू 1 था, न्यू 1 और ये न्यू 2 है। सवाल बहुत आसान है, सिर्फ कंट्रोल आपको बनाना है इसका। अगर आप कहो कि सवाल मुश्किल है तो बहुत बुरी बात है। कंट्रोल इसका इस्टेब्लिश करना इसलिए जरूरी है कि एग्जाम में इससे भी पेचीदा कंट्रोल रखने वाली बातें आएंगी। सीधी सीधी अलग अलग मैं आपको ये सारी चीजें वर्कआउट करवा रहा हूँ, उस अलग अलग को आपने साथ साथ मैनेज करना है। अब इसका डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर जो है, डेप्रीसिएशन फॉर द 3 मंथ्स है ना इसका, वो आपने वर्कआउट करना है 11,000 इंटू 10% इंटू 3/12। अब देखो ये आसान क्यों है, कोई इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं है, कोई इसमें रेजिडुअल वैल्यू का रोला नहीं है, स्ट्रेट लाइन कॉस्ट पे ठक ठक ठक। तो ये क्या आ रहा है बेटे जान? अब 275 की अकाउंटिंग हमें मालूम है, मैं महज इसकी अकाउंटिंग एंट्री कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर लेता तो कोई हर्ज नहीं था। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करके क्यूमुलेटिव डेप्रीसिएशन को क्रेडिट करना मुझे 275। ऊपर मैंने मैथमेटिक्स किया, इधर मैंने उसकी अकाउंटिंग कर दी। ये मैथमेटिक्स है, ये इसकी अकाउंटिंग हो गई। इसको भी आप फ्रेम कर लें अलग से कि ये हमने काम वर्किंग 3 के लिए किया। ऑलराइट, बस सीए इतना ही मुश्किल है कि आपको अपना माइंड अप्लाई करना होता है, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं है सीए। हर जगह पर आपको अपना माइंड अप्लाई करना होगा, ये है सीए। माइंड अप्लाई नहीं करेंगे तो जी बेटी बोलो, क्या कह रही हो? डिस्पोजल अकाउंट जो बनाया था हमने, उसमें हमने 800 जो कैश दिया वो क्यों नहीं लिखा? बेटे वो आपने कैश नया एसेट खरीदने के लिए दिया, आपने ये लिखा इधर कैश, नया एसेट डेबिट। आप इसकी एंट्री देखें, पोस्ट हो रही है, नया एसेट 1200 से डेबिट, डिस्पोजल कहीं पर क्रेडिट नहीं हो रहा। इसकी ओरिजिनल एंट्री में देखो, नया एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, ट्रेड इन अलाउंस क्रेडिट, और वो ट्रेड इन अलाउंस 400 डिस्पोजल में यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, आपको कैश बेटे आपको कैश मिला नहीं है, आपने कैश पे किया है। आपने कंफ्यूजन जरा दोबारा मुझे बताओ क्या है? उसकी नेटबुक वैल्यू जाएगी ना 1100, और हमने उसको आगे से पैसे भी दिए 800। अच्छा, फिर वो हमने नहीं लिखा, फिर हमने उसको हमें ट्रेड कितनी नेटबुक वैल्यू का था बेटे जी? 1100 का। उसकी जगह आपने नया एसेट कितने का खरीदा? 2000 का। और जो पुराना एसेट था वो आपका कितने में बिका? 200 का लिया था। पुराना एसेट कितने का बिका? बोलो बोलो। पुराना हमारा 2000 का था, लेकिन न्यू हमने 1200 का लिया था। पुराना एसेट कितने में बिका? नेटबुक वैल्यू 1100 थी, पता नहीं कितने का। बताना काका, पुराना एसेट कितने का बिका? कितने का बिका पुत्र? आप मुझे बताओ। आप इसको दोबारा से सुनो मेरी बात को।
मैं यहाँ पर रख के ऐसे कर रहा हूँ ताकि आपकी बात पूरे अच्छे तरीके से, आप मेरी बात पूरे अच्छे तरीके से समझो। आपका ओल्ड मोबाइल, उसकी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट 2000 का पुराना मोबाइल था। उसकी ओल्ड मोबाइल की क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितनी थी जिस दिन आप एक्सचेंज कर रहे? 900। उसकी नेटबुक वैल्यू कितनी थी ओल्ड मोबाइल की? 1100। इसके बदले में ये आपने दिया और आपने न्यू मोबाइल लिया। उसकी कॉस्ट क्या बनती है? 1200। इसके आगे की कहानी मुझे सुनाओ, क्या हुआ? आप मुझसे मोबाइल खरीदने आए हैं, मैंने आपसे कहा बेटे नया मोबाइल जो है 1200 रुपए का है, आप मुझे अपना पुराना मोबाइल दे दें और 800 रुपया दे दें। ठीक है ना मैंने आपको? देखो बेटे, मैंने आपको क्या कहा है यहाँ पर कि आप मुझे 800 रुपया दे दें और नए मोबाइल के साथ अपना पुराना मोबाइल एक्सचेंज कर लें। और नए मोबाइल की कीमत मैंने आपको बताई है 1200 रुपया। आप वापस घूमो इसे कर दें और यहाँ पर आ जाए। आप मुझे बताएं प्रैक्टिकली, आप वाकई मेरी दुकान पर आए हैं और मैं वाकई मोबाइल फोन बेच रहा हूं और वाकई आपका पुराना मोबाइल जो है वो आपका जो है वो कॉस्ट कर रहा है, नेटबुक वैल्यू उसकी 1100 है, और वाकई आपको 1200 वाला फोन पसंद आया और वाकई मैंने कहा कि 800 रुपया मुझे दे दें, तो आप बताएं आपका पुराना फोन कितने में खरीदा मैंने? गलत कह रहे हैं सर 4000 में। बोल रही हो दोबारा से? 400 में सर। देखो अनस, अगर आप कहेंगे कि आप सवाल हल कर रहे हैं तो गलत करेंगे, अगर आप प्रैक्टिकली मेरी दुकान पर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक करेंगे। आप भूल जाएं कि आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, प्लीज भूल जाएं कि अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग से बुरा सब्जेक्ट ही कोई नहीं है दुनिया के अंदर, पढ़ना ही नहीं, सीए करना ही नहीं है, गंदा तरीन प्रोफेशन है, छोड़ दो इसको। आपका लकड़ियों का टाल है, आप लकड़ियां काट रहे हो, बेहतरीन काम है, बड़ा नेक प्रोफेशन है, लकड़ियां बेचते हो, लोगों के घरों के अंदर जो है वो आग जलाने का आप जरिया बनते हो, बेहतरीन प्रोफेशन, अल्लाह ताला इससे जन्नत देगा आपको। अब आपका पुराना मोबाइल जो है जो 2000 का खरीदा था, आपको किसी नलायक अकाउंटेंट ने आके कहा कि जी उसकी नेटबुक वैल्यू 1100 है, तुम्हारा 900 डेप्रिसिएट हो चुका है, ये 1100 का है, जाओ मियां फरहान जो एक दुकानदार है मोबाइल बेचता है उसके पास जाओ और पुराना मोबाइल देके नया ले आओ। आप मेरे पास आए, 1100 रुपया आपकी किताबों में 1100 का मोबाइल है, मेरी दुकान पर है 1200 वाला पसंद आया, मैंने कहा जी 1200 का मोबाइल ले जाएं, 800 रुपया दे दें और पुराना मोबाइल मुझे दे दें। आप बताएं, आप घर में आके अपनी दादों को क्या कहेंगे कि मेरा पुराना मोबाइल कितने में बिका है? 400 रुपए। 400 में पुराना मोबाइल बिका है ना, क्योंकि आप जो लेकर आए हैं उस डिब्बे पे कीमत लिखी है 1200 का नया मोबाइल। दादो कहेगी कि तुमने कितने पैसे दिए? आप कहेंगे 800 रुपया दिया, तो दादो कहेगी कि 400 का बिका, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है बेचारी, पढ़ी लिखी भी नहीं है, 2 जमातें उसने पास की थी, गिनती 1 2 3 आती है उसके पास, और सब्जियां खरीदती होती थी अपनी जवानी में जाकर, और उसको पता था कि जी अगर 1200 रुपया दूंगी 800 की चीज होगी तो 400 वापस मिलेगा मुझे, इतनी गिनती आती है दादों को। ना मुंह में दांत है, ना कान से सुनाई देता है उसको, ना आंखों से सही बिनाई, अब उसकी बेचारी 80-90 साल की हो गई है, 100 साल को टच कर रही है, वो कहेगी पुत्र 400 का तो ये फायदा हुआ है। अब बताओ, छोड़ देते हैं हम अकाउंटिंग को, गंदा तरीन सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, लेकिन वो दादों को तो देखो उसको भी आती है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। दिमाग इस्तेमाल करने में बार बार एक बात आप लोगों को कहता हूं, एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। भूल जाओ कि आप ये सतरें पढ़ रहे हो, भूल जाओ कि आप कोई अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, कुछ नहीं पढ़ रहे, आप सिर्फ माइंड को अप्लाई करो यार।
अब माइंड ही नहीं अप्लाई करते, माउफ हो जाते हो। ठीक है, करते हैं लेकिन जिस तरह से आप करवाते हैं हमारा कुछ और ही आ रहा है। मेरे बेटे अभी भी तो मैंने बताया ना आपको, अभी मैंने दादू बन के क्या बताया आपको, सही आया कि नहीं 400? अब आगे करते हैं। हाँ तो देखो ना, पहले आप माइंड अप्लाई नहीं करते हो ना। नहीं, दादू बन जाया करो। सर ये 400 को तुम्हारा ये सेल बिक गया, अब इसमें हमें लॉस हुआ होगा कि बेनिफिट? फिर वही वाली बात, तेरी दादी ने क्या बताया, तेरा 400 में नहीं बिका पुत्र। आप माइंड नहीं अप्लाई कर रहे मेरे बेटे। आप मेरी दुकान पर आए, कितने वाला मोबाइल उठा के लेकर गए हो? दौड़ लगा दी है और 800 रुपया फेंक गए हो मेरी दुकान पर। घर आके अपने गली के मोहल्ले में चौक में आके अपने यार को क्या कहोगे, टीपू है आपके यार का नाम, वो टीपू यार को ज्यादा मोबाइल अपना 1200 का मोबाइल में 800 लेके आए, टीपू क्या कहेगा कि तुझे नुकसान हुआ है 400 का? हाँ तो दिमाग इस्तेमाल किया ना टीपू ने, गुल्ली डंडा खेलता है टीपू। सर जब उसे ये पता चले कि मैंने साथ मोबाइल भी दिया तो बेटे जान वो यही कह रहे हैं ना कि जो आपने मोबाइल दिया है वो मोबाइल आपका, मैं असल में आपको अब दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं। पहले मैंने एक बात की, अब मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं। अब दादो कहेगी कि तूने मोबाइल कितने का था जो दिया? मैं पहले आपको एक सिनेरियो क्लियर किया कि जी आपने 1200 रुपए का मोबाइल लेकर, अब आप ये लोग इस येलो को ना देखो, आपने 1200 का मोबाइल लिया, कैश पे किया आपने 800 रुपए, ठीक है, तो आपको गेन जो हुआ उसको आप कह रहे हो ट्रेड इन अलाउंस, ये डिस्काउंट हुआ, आप इसको यूं कह लो डिस्काउंट हुआ आपको, जिसको आप कह रहे हो ट्रेड इन अलाउंस। दोस्त कहेगा वाह भाई वाह तुझे 400। अब अगली बात आती है, अब आप सही सोच रहे हो, अब अगली बात आती है, दोस्त कहता है यार ये क्या बात हुई, तू 800 फेंक के आ गया? नहीं मैंने 800 के साथ अपना मोबाइल भी फेंक लिया था। अब अगली बात आई, अब आप क्या करके आए हो? आप पुराना मोबाइल जो 1100 रुपए का था वो भी दिया, और अब आपने अब आप बताओ आपको ये जो 1100 का मोबाइल है कितने में बिका? $1100 का मोबाइल था ना, उसके अगेंस्ट ट्रेड इन अलाउंस कितना मिला? तो अब आपको लॉस हुआ या गेन हुआ? अब आपको लॉस हुआ। कितना? ये आपको लॉस हुआ। पुराना मोबाइल आपका 400 में बिका, जो ट्रेड इन अलाउंस मिला दरअसल किसके अगेंस्ट मिला? अगेंस्ट ओल्ड मोबाइल। ये अब बात पूरी होती है, अब समझ में आती है बात। अब इसको देख लेते हैं, ये 700 का ही लॉस हमने निकाला था बेटे। और अरुष तो पूछ रही थी कि सर इधर कैश क्यों नहीं आया? यहाँ पे बेटे वो 400 में बिका ना आपका वो पुराना मोबाइल। पुराना मोबाइल कितने का बिका? 400 का ना। कितने का था? 1100 का था। तो 2000 माइनस 900 1100 ही बन रहा है ना। 2000 माइनस 900 आपका 1100 ही बन रहा है ना। बिका कितने का? 400 का। तो लॉस 700 ही आएगा ना बेटे। फॉलो करते हो? पूरी तरह से समझ आ गई? अब अगला डिप्रेशन स्टूडेंट्स को ये होता है कि सर ये आप पूरा 1 घंटा हो गया सवाल,
हल करते हुए एग्जाम में सर कितना टाइम लगेगा, गधों वाला डिप्रेशन है। मैं सवाल समझा रहा हूं आपको, सॉल्व नहीं कर रहा। एग्जाम में सॉल्व करूंगा मैं 10 मिनट के अंदर, आप भी इंशाल्लाह 10 मिनट में सॉल्व करेंगे। तो जब स्टूडेंट ये कंपैरिजन करता है तो मुझे वाकई गुस्सा आता है कि भाई मैं क्वेश्चन आपको समझा के सॉल्व कर रहा हूँ, क्यों इस डिप्रेशन में जा रहे हो? तो सर एग्जाम में कैसे 15 मिनट में होगा, उस वक्त तो आपको आता होगा। इसलिए ये कंपैरिजन ना किया करो, ठीक है? आप ये कंपैरिजन करो, स्टॉप वॉच लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर देखो कितने में करते हो। और उसकी प्रैक्टिस करनी है कि आपने 1.8 मिनट पर मार्क के हिसाब से उसको सॉल्व करना। ये कंपैरिजन किया करो। टीचर जो पढ़ा रहा है वो तो समझा के पढ़ा रहा है, या तो आपको मैं बगैर समझा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर आप देखो कितने मिनट में होता है, ठीक है? वो तो नहीं बात बनती ना। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, फिर अगला आएगा उसमें कुछ और भी मार्क्स। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्जाम के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अपना कॉन्सेप्ट बनाओ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ रट्टे नहीं लगाओ, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इसीलिए तो कहता हूं मैं आपको, ठीक है? उसके लिए आपको अपने दिमाग पे मेहनत कर, अपना दिमाग चलाना होता है, 0 मीटर नहीं रखना अपना दिमाग, ठीक है? एक बंदा कहता है कि जी दिमाग खरीदने के लिए जाता है, उसको रोज होती दिमाग, वो कहता है फलानी जगह चला जाओ, वहां पे दिमाग मुझे ना सस्ते दामों में मिलेगा। वहां पर वो जब दिमाग खरीद रहा होता है तो एक दुकान पे दिमाग बहुत महंगे होते हैं, वो जो दूसरी दुकान पे सस्ते होते हैं वो कहता है कि सारे इन्होंने दिमाग इस्तेमाल किए हुए हैं, ये दिमाग तो 0 मीटर पड़े हुए हैं, इन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किए थे दिमाग। वो महंगे दाम 0 मीटर दिमाग खरीदेगा, ये जो इस्तेमाल वाला दिमाग है वो खरीदेगा, ठीक है? तो अगर तो दिमाग बेचना तो 0 मीटर रहने दो, इस्तेमाल करो आपकी मेहरबानी। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? आप सारी मुश्किल वाले काम तो कर दिए, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये 11,000 की डेप्रिसिएशन भी हमने ले ली, वो भी हमने ले ली 275, वो यहां पर ये आपने इसकी डेप्रिसिएशन ये 275 11,000 वाला जो एसेट है उसकी डेप्रिसिएशन भी आपने ले ली, ठीक है बेटे जी? अब बाकी आपने देखना 31 दिसंबर को मजीद कितने एसेट को डेप्रिसिएट करना है आपने, ये अब आप मुझे बताओ। आप ये जो 80 है, 80 में से कितने एसेट डेप्रिसिएट कर चुके हुए हो? देखो अब अगेन ये मसला है आपका, ये जो 1 जुलाई 2014 वाला एसेट था, क्या इस एसेट को आपने कहीं पर बेचा? नहीं बेचा ना। तो एक तो ये आपका 1 जुलाई 14 वाला रिमेनिंग, अब आप देख रहे हो रिमेनिंग एसेट इन यूज कौन कौन से हैं आपके पास? रिमेनिंग NCA इन यूज, एक तो 1 जुलाई 14 वाला एसेट जो है कितने का था? 20,000 का खरीदा हुआ था, वो ज़्यादा इस्तेमाल है, उस पर इस साल पूरी डेप्रिसिएशन होगी क्योंकि वो 200 पूरा इस्तेमाल हुआ। दूसरा 1 जनवरी 11 वाले रिमेनिंग कितने इस्तेमाल में है? वो देखो हमारे पास थे 80,000 के थे ना, उसमें से कौन कौन सा बेच दिया हुआ है? हमने 5 और 2 7,000 वाला एसेट बेच दिया होगा, हमने 5,000 वाला एसेट बेचा हुआ है की कॉस्ट का एसेट, और 2,000 की कॉस्ट का एसेट बेच दिया हुआ है। अब इन यूज कितना रहता है? 73,000 का एसेट इन यूज है। अगेन इस पे सीधी सीधी डेप्रिसिएशन ले लो 7,300। ये सवाल क्यों आसान है? क्योंकि इसमें कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, कोई इसकी नेटबुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं है, इसलिए बड़ा सादा सवाल है ये, लेकिन दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, 0 मीटर नहीं रखना होगा। ये अब आपकी डेप्रिसिएशन रिमेनिंग एसेट इन यूज जो है उनकी आ गई 9,000
300, यहाँ पर अब आप ये डेप्रिसिएशन 9300 ये ले लोगे। अब चूंकि साथ साथ मैं काम कर रहा था, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि हर एसेट की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो उसे इस्तेमाल किया वो भी मैंने चार्ज कर ली है और डिस्पोजल में भी भेज दी है, और जो नए एसेट्स खरीदे हैं वो भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है। इसलिए अब 31 दिसंबर 15 को इसकी कैरी फॉरवर्ड इन सब का टोटल करके से लेस कीजिए, और ये एसेट हमारे पास जो मौजूद हैं उनकी नेट बुक वैल्यू भी आप वर्कआउट कर लीजिए। सॉरी, कैरी फॉरवर्ड अमाउंट कॉस्ट की वर्कआउट कर लीजिए। एनसीए 31 दिसंबर 15 को इसकी कैरी फॉरवर्ड क्या आती है जी? 1,12,200 1,12,200 में से लेस करो 7,000, 1,05,200। एम आई राइट? तो ये जो आपकी, और इधर क्या आती है कैरी फॉरवर्ड? 39 डबल चेक कर लेना बेटा। और इधर टोटल क्या आता है जी? 39,835 प्लस 3,150 42,985। ये बेटा सवाल बहुत आसान था, लेकिन आपका दिमाग इस्तेमाल करो आ रहा था ये सवाल, इसलिए इसको दो एक मरतबा दोबारा से घर जाके कर। 1200 लिखा ना बेटे, जानिए क्या लिखा मैंने? 800 और 400, 1200 का नया खरीदा है ना मैंने। देखो ना, अगर आप 1200 का एसेट खरीदते हो, 800 रुपया कैश देते हो, 400 उधार करते तो क्या एंट्री करोगे? मीटिंग एंड होने वाली है हमारी। सवाल खत्म हो गया, ठीक है। एंड हो जाएगी तो आप परेशान ना होइएगा, मैं इसको रीस्टार्ट नहीं करूंगा। अच्छा, आप क्या एंट्री करते हो? 1200 से नया एसेट डेबिट, कैश 800 से क्रेडिट और लायबिलिटी 400 से क्रेडिट ना, तो उसकी डेबिट साइड पर तो 800 400 अलग अलग लिखो या इकट्ठा 1200 लिखो, एक ही बात। एग्रीड? चलो ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।